Hello, my dear friends. How are you all? Welcome to the third part and the last part of the chapter number 9. तो आप ये बुक ख़त्म करने जा रहे हो इन दिस वीडियो. आई अप्रिशिएट यू अ लॉट कि आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर कर रहे हो और हम इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं. तो ये लास्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 9, इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट. अब हम थोड़ा सा पहले का रिवाइज कर लेते हैं कि हम कॉम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने ये बात की थी कि जो हमारा 1990s जो है टाइम पीरियड, वहाँ पे हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ गई थी इंडिया के अंदर. और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर NCERT बुक. सो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर हमें देना पड़ता है क्योंकि सम पीपल गेट ऑफेंडेड बाय सम वर्ड्स या कुछ. तो वट एवर आई विल बी एक्सप्लेनिंग वो मेरा व्यू पॉइंट नहीं होगा, दैट विल बी रिटन इन योर NCERT बुक. तो यहाँ पे हम किसी के भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करना है इन्होंने शुरू किया क्योंकि दे फाउंडेड कि लोग जो हैं वो सपोर्ट करना हमारी पार्टी को शुरू कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, ठीक है. तो उसके बाद हमने ये बात पढ़ी थी कि कैसे बीजेपी की फॉर्मेशन हुई थी 1980 में. देन वी टॉक्ड अबाउट कि VD सावरकर जो हैं उनकी क्या डेफिनेशन है हिंदुत्व की. देन वी टॉक्ड अबाउट शाहबानो केस, जिसके अंदर कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस केस 1985 के केस के ख़िलाफ़ ही एक एक्ट पास कर देती है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नल एंड वॉइड वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. उसके बाद हमने बात की अयोध्या डिस्प्यूट की, जो कि अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं. अयोध्या डिस्प्यूट क्या था कि आपको पता है कि कई हिंदूज़ की मान्यता थी कि जो बाबरी मस्जिद है जो कि मीर बाकी ने बनवाया था 16th सेंचुरी में, वो एक राम मंदिर को तोड़ के बनवाया था. तो इन हिंदूज़ का ये कहना था कि यहाँ पर ये बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए. तो आपने देखा था कि कैसे जब फरवरी 1986 के अंदर अनलॉक हो जाता है बाबरी मस्जिद तो कैसे डिस्प्यूट बढ़ने शुरू हो जाते हैं. और हमने बात करी थी रथ यात्रा चल रही थी सोमनाथ से अयोध्या तक. अब हम अगले टॉपिक पे वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस इज़ अबाउट द डेमोलिशन. डेमोलिशन का क्या मतलब है? ध्वस्त कर देना, किसी को डिस्ट्रॉय कर देना. तो ये है टॉपिक डेमोलिशन एंड आफ्टर. डेमोलिशन किसका किया जाएगा? बाबरी मस्जिद को कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है दे विल बी डेमोलिशिंग द मॉस्क्यू, ठीक है. कई लोग मॉस्क बोलते हैं, कई लोग मॉस्क्यू बोलते हैं, तो वट एवर यू फील लाइक. अब हम बताते हैं कि क्या हो रहा था कि जो आपने पढ़ा था कि कार सेवा, देखो क्या होता है. जैसे ये रथ यात्रा चल रही थी, रथ यात्रा के अंदर लोगों को बुलाया कि हमें ऐसे ऐसे यहाँ से सोमनाथ से अयोध्या तक ऐसे चल के जाना है. तो कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे. ये तो होगी रथ यात्रा. कार सेवा क्या होती है? दिस इज़ नोन एज वॉलेंट्री सर्विस बाय द डिवोटीज फॉर बिल्डिंग राम टेम्पल. यानी कि खुद के मन से लोग जो हैं वो राम मंदिर बनवाने के लिए आ रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे. हम ईंटें, जैसे ईंटें देने का उस समय पे बहुत वो था कि ब्रिक्स लोग डोनेट कर रहे थे श्री राम लिखकर. तो ये चीज़ को कार सेवा बोला जाता है. अब क्या हो रहा था, दिसंबर 1992 के अंदर लोग कार सेवा करने आ रहे थे, ठीक है. यानी कि राम मंदिर को बिल्ड करने के लिए वहाँ पर अयोध्या में आ रहे थे. और इस सारी चीज़ों को चलते हुए सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गई. और 6th day of December को 1992 में थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेमोलिश्ड द मॉस्क, ठीक है. बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाता है हज़ारों लोगों द्वारा, ठीक है. तो अब होता क्या है कि अब अगर हिंदूज़ ऐसा कर रहे हैं तो मुस्लिम्स की जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुई हैं, ठीक है. और हिंदूज़ भी मुस्लिम के ख़िलाफ़ हैं और फिर मुस्लिम्स की फीलिंग हर्ट हुई है तो हिंदू के ख़िलाफ़ है. तो मतलब दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गई. पहले भी ऑलरेडी कम्युनल टेंशन था, तो अब होगा क्या? देयर विल बी वायलेंस बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स. सी, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन, आई एम इन फेवर ऑफ माई कंट्री, ठीक है. तो मैं किसी का भी, आपको ऐसे ना लगे कि मैं शायद मुस्लिम्स या ज़्यादा हिंदूज़ की तरफ हूँ. आई एम इन फेवर ऑफ माई कंट्री, ठीक है. तो एक सिटीज़न के पर्सपेक्टिव से मैं आपको जो आपकी NCERT में लिखा है आई एम टेलिंग यू.
अब होता क्या है, वायलेंस होता है पूरी कंट्री के अंदर हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में, और मुंबई में ये सबसे ज़्यादा होता है। और जनवरी 1933, यानी कि देखो 1993 होना चाहिए यहाँ पे, 1993 तक जो है ये वायलेंस वहाँ पर मुंबई में हो रहा था और 2 वीक्स तक चलता रहा। मुंबई में ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग वायलेंस हुआ था वहाँ पर, ठीक है। और इंडिया के बाहर भी हो रहा था और अंदर तो हो ही रहा था। अब और चीज़ों के बारे में जानते कि अब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है, तो अब आगे आगे क्या क्या होने वाला है, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर डेवलपमेंट्स। तो आपकी बुक में गिवन है कि क्या हुआ कि यूपी के अंदर है अयोध्या, मैंने आपको बताया। तो यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी पीस एंड स्टेबिलिटी बनाने की, तो वहाँ पे बीजेपी का रूल चल रहा था यूपी के अंदर। तो अब क्या हुआ, सेंटर पर कौन थे, मैंने आपको बताया था कि नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट चल रही थी उस समय पर, राइट। तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है यूपी में उसको डिसमिस कर दिया गया बाय सेंटर, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव मैंने आपको बताया था 1991 के अंदर जो है वो पीएम बन गए थे। तो कांग्रेस सेंटर पर थी, बीजेपी यूपी में थी, तो उसे डिसमिस कर दिया गया। क्यों? अब देखो क्या हुआ, यूपी के सीएम जो हैं उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब केस पड़ा, यानी कि उन्होंने पहले एक अंडरटेकिंग, एक सिग्नेचर किए थे कि मैं इस स्ट्रक्चर जो है मॉस्क्यू का जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए पूरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो क्योंकि वो ये कर नहीं पाए हैं तो इसकी वजह से उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट के खिलाफ कोई काम करने का जो केस है वो पड़ा था। तो उनकी सरकार डिसमिस हो गई बीजेपी की यूपी में। और दूसरी स्टेट्स में भी जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल शुरू हो गया, क्योंकि आपकी बुक में ही लिखा है कि बीजेपी का सबसे मेन मुद्दा क्या था, रिलीजन, ठीक है। रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स कर रखा था। तो इसकी वजह से ताकि और बीजेपी या बीजेपी के सपोर्टर्स ज़्यादा कुछ ना कर पाए, तो फिर दूसरी स्टेट्स में भी प्रेसिडेंट का रूल बन गया, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर्स बिल्कुल ख़त्म कर दी गई कुछ समय के लिए। और बीजेपी ने ऑफिशियली रिग्रेट जो है वो जताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बाबरी मस्जिद को लोगों ने गलत किया है, ठीक है। तो बीजेपी ने ऑफिशियली रिग्रेट जो है वो, ये आपकी बुक में गिवन है। उसके बाद कमीशन एक बिठाई गई ताकि वो ये समझ पाए कि किन सर्कमस्टांसिस के अंडर इन लोगों ने ये काम किया है और किसकी मोटिवेशन से किया है, ठीक है, किसने कहा इन्हें, ये सब कुछ ऐसी कमीशन बनाई गई। और ये बात मोस्ट ऑफ द पार्टीज कह रही थी दैट दिस एक्ट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। सेक्युलरिज्म क्या होता है, हमारा देश एक ऐसा देश है जो सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता है, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं रखता, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर एक रिलीजन के लोगों ने दूसरे रिलीजन का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया है ना। तो यानी कि रिलीजन के अंदर क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो वो वाला रिलीजन भी अगेंस्ट हो गया उस जिसने हिंदूज़ ने किया ये। तो अब क्या हो गया, कॉम्युनल टेंशन बन गई है, वायलेंस हो रही है। तो अब जो भी हुआ है, ठीक है, तो वो किसके खिलाफ था, सेकुलरिज्म के खिलाफ था। इंडिया जो है वो एक क्वेश्चन उठने लगा इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्या ऐसा समय आ गया इंडिया के अंदर जहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन, मेजॉरिटी वाले लोग यानी कि हिंदूज़ वो माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम्स के ऊपर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ काम कराएंगे, ठीक है। इंडिया के अंदर ये क्वेश्चन उठने लगा कि क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हर एक सिटीज़न को मिलेगा, क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर एक सिटीज़न को मिलेगा, कि मतलब जो हमारा बिल्कुल बेसिस है उसके ऊपर क्वेश्चन उठने लग गए थे इस इशू की वजह से, इस डिस्प्यूट की वजह से। अब हम आगे चलते हैं, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। देखो आपकी बुक आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रही है, आपको ये समझा रही है कि हमारा एक देश है जो कि बहुत सारे डिफरेंट, ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको सही लगे सही, नहीं तो हमारा देश बहुत सारी डिफरेंट डाइवर्सिटी वाला देश है और हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आपकी बुक ने आपको इतना सब कुछ सिखाया है ना, इतना सब कुछ आपको ये सिखाया है कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग जो सुनी सुनाई बातें हैं उन पे विश्वास ना करके, जो एक्चुअल में हमारी हिस्ट्री है उसके ऊपर बिलीव करके, उसके ऊपर रिसर्च करके आप अपना
इंडियन सिटीज़न वाला पर्सपेक्टिव बनाओ जो हमारे देश के लिए अच्छा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। आपकी बुक आपको सिखा रही है कि सभी को ह्यूमन बीइंग पहले समझो, है ना। तो अब जो पॉलिटिक्स है और रिलीजन है, ये मिक्सअप हो गए जिसे कॉम्युनलिज्म बोलते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था कॉम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, जब कम्युनिटी की आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया जाए। तो कम्युनिटी की आइडेंटिटी रिलीजन होती है बहुत बड़ी, तो रिलीजन और पॉलिटिक्स एक दूसरे में घुस जाए, ठीक है। यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है, रिलीजन की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम, और जब आप धर्म का काम कर रहे हो तब भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं कॉम्युनलिज्म। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन जो कम्युनलिज्म की है वो है यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस। वोट लेने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप जनता का जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसे यूज़ करके वोट मांग रहे हो, ठीक है। दिस इज़ नोन एज कम्युनलिज्म, और ये सही नहीं है, ठीक है। ये आपकी बुक में गिवन है कि दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना राइट है कि वो ही कह रहा है कि ये जो कम्युनलिज्म है वो हमारे भारत के लिए सही नहीं है। तो इंडिया जो है ये एक ऐसा देश है वेयर ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज़ एन्जॉय द फ्रीडम दैट दे मे जॉइन एनी पार्टी, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारे देश के अंदर कि किसी को रोक दिया जाए कि आप इस पार्टी में नहीं आ सकते हो, उस पार्टी में नहीं आ सकते हो। और नो कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है हमारे कंट्री के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, दूसरे धर्म की अपनी पॉलिटिकल। हम क्या हैं, सभी धर्म को एक्सेप्ट करने वाला देश है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 1992 के अंदर फिर से एक ऐसा काम हुआ है जो कि रिलीजन के खिलाफ, मतलब किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ, यानी कि एक तरह से लोग एक दूसरे में झगड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि कम्युनल टेंशन क्रिएट हो रहा है। उसी तरीके का जो कम्युनल टेंशन है वो कब क्रिएट हुआ था, 1984 के अंदर। आपको अगर याद हो, इमरजेंसी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया जाता है बाय सिख बॉडीगार्ड्स, तो क्या होता है कि जो दिल्ली के लोग हैं पर्टिकुलरली, उन्होंने सिख लोगों को बहुत ज़्यादा मारा था, ठीक है। तो फिर उस समय क्या हो रहे थे, एंटी सिख रायोट्स हो रहे थे, सिख लोगों के खिलाफ जो है वो मार धाड़ हो रही थी। तो 1984 में ऐसा हुआ था। अब 8 साल बाद फिर से रिलीजन के नाम पर दंगे जो हैं हमारे देश में खड़े हुए थे। अब हमने 84 की बात की है, 92 की बात करी, अब हम 2002 में चलते हैं, ठीक है। आप कैसे लर्न कर सकते हो, जैसे मेरा जो बर्थ है वो 2003 का है, तो मैं ऐसे याद रख लेती हूँ कि तब जब अभी मैं 1 साल मेरे से पहले ऐसा हुआ था, है ना। तो आप कुछ कैसे कनेक्शन करके लर्न कर सकते हो चीज़ों को। आपका शायद 2 साल होगा, 3 साल होगा, जो भी है। तो अब हम पढ़ने वाले गोधरा कांड जिसे बोला जाता है हिंदी की लैंग्वेज में। तो गोधरा स्टेशन पर ये कम्युनल टेंशन वाला सीन क्रिएट हुआ था। तो आपके बुक में लिखा है एंटी मुस्लिम रायोट्स इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर एक बहुत बुरी चीज़ हुई। देखिए क्या होता है, ये 1992 से ही जुड़ा हुआ इंसिडेंट है, ठीक है। अब होता क्या है कि अयोध्या से एक ट्रेन की बुगी में, ठीक है, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं बट लेट इट बी, जो बुगी है ट्रेन की उसके अंदर 57 कार सेवक जो हैं या इनसे भी ज़्यादा लोग थे, ठीक है, मोस्टली हिंदूज। अब होता क्या है कि इस ट्रेन की बुगी को फायर लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है, और स्टेशन होता है गोधरा स्टेशन, तो इसीलिए इसे गोधरा कांड बोला जाता है। तो इस इंसिडेंट के अंदर क्या होता है कि 57 कार सेवक कौन होंगे, हिंदू होंगे, क्योंकि वो राम मंदिर का काम करने गए थे, अयोध्या वापस लौट रहे थे, तो 57 लोग थे। अब यहाँ पे आग लगा दी गई और 57 कार सेवक्स की डेथ हो गई, ठीक है, गोधरा स्टेशन के ऊपर। अब हिंदूज को जब ये बात पता चली तो उनके मन में ये शक हुआ, आपकी बुक में लिखा है सस्पेक्टिंग, ठीक है, यानी कि उनके मन में ये शक था कि ये काम किसका है, हिंदूज का है, ठीक है। तो ये काम किसका है, मुस्लिम्स का है। तो हिंदूज जो हैं भड़क गए किसके खिलाफ, मुस्लिम्स के। तो अब होता क्या है कि गुजरात के पार्ट्स में तकरीबन 1 मंथ, फरवरी से मार्च तक बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है, ठीक है। लगभग 1100 मुस्लिम्स को मार दिया जाता है, क्योंकि ये जो मारने वाले जो लोग हैं इन्हें ये लग रहा है कि
जो ये ट्रेन है इसके ऊपर आग किसने लगाई थी, एक किसी मुस्लिम ने लगाई थी। तो इसकी वजह से 57 जो हिंदूज की यहाँ पे डेथ होती है, तो उसके बदले में 1100 मुस्लिम्स को मार दिया जाता है। ठीक है, ये आपकी बुक में गिवन है। अब क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एज इन केस ऑफ एंटी सिख रायोट्स ऑफ 1984, जो कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन है वो एक सिख ने की थी, उसका बदला उतारने के लिए लोगों ने दूसरे मासूम सिख को मारा था, है ना। तो वो जो एंटी सिख रायोट हुए थे दिल्ली में पर्टिकुलरली 1984 के अंदर, उसी तरीके से गुजरात के जो रायोट्स हैं वो ये शो करते हैं कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो भी बहुत बार सेक्टेरियन पैशन को फॉलो करती है, यानी कि किसी समाज के एक हिस्से को फेवर करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि दिल्ली की जो सरकार है उसने कोई भी एक्शन, कोई भी पुलिस ने कुछ नहीं किया कि उन लोगों को रोका जाए जो दूसरों को मार रहे हैं। उसी तरीके से ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है उसी तरीके से गुजरात की गवर्नमेंट ने भी हिंदूज़ को नहीं रोका कि वो मुस्लिम्स को ना मारें। तो आपका ये बुक क्या कह रही है कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी सरकार है वो भी किसी एक रिलीजन को ही सपोर्ट करती है। तो इसको एक्सप्लेन करो। तो आप क्या कर सकते हो, पहले ये सारा इंसिडेंट एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बाद देखो क्या है, दो एविडेंसेस मतलब आप बता देना कि जो NHRC, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारे पूरे देश में जो ह्यूमन राइट्स की कमीशन है, उसने कहा कि वी आर क्रिटिसाइजिंग गुजरात गवर्नमेंट्स रोल इन फेलिंग टू कंट्रोल द वायलेंस, कि गुजरात की गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं कर पाई इस गोधरा कांड के बाद जो वायलेंस हुई है मुस्लिम्स के खिलाफ। तो इस बात पे क्रिटिसिज्म की गई, और एक बात कही गई कि जो गुजरात की गवर्नमेंट है उसने विक्टिम्स जो हैं, यानी कि जिनकी डेथ हो रही है या जिन्हें बहुत ज़्यादा घायल हो गए हैं, उन्हें रिलीफ नहीं दिया गया बाय गुजरात की गवर्नमेंट। और जो लोग मार रहे थे, जो परपिट्रेटर्स थे वायलेंस के, यानी कि जो वायलेंस फैला रहे थे, उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, उन्हें सज़ा नहीं दी गई गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कई बार थोड़ा मोल्ड करके क्वेश्चन जो मुझे दिखता है ना कि शायद ये कुछ घुमा के पूछ सकते हैं, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, है ना। आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। तो अब उसके बाद आप देखोगे कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, उसने असेंबली के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए थे। और ऐसी सिचुएशंस आपकी बुक में गिवन है कि दीज आर थ्रेट टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जब आप रिलीजन के नाम पर लोगों को भड़काते हो तो फिर वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आपकी बुक आपको समझा रही है कि आप देश के आने वाले लीडर्स हो, आने वाले सिटीजन्स हो, आने वाले वोटर्स हो, तो आपको वो ये बुक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में ना डालें, है ना, हम सभी को ह्यूमन बींग्स की तरह देखें। अब हम आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं। अभी हमने सारा कॉम्युनलिज्म सेकुलरिज्म वाला पढ़ लिया, जिसमें गोधरा इंसिडेंट पढ़ लिया हमने, और अयोध्या डिस्प्यूट भी पढ़ लिया, डेमोलिशन भी पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं पूरी बुक की एंडिंग में, एमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस। कंसेंसस का क्या मतलब होता है, एग्रीमेंट किसी बात पर। तो अब वही पढ़ने वाले हैं, पर पहले हम 2004 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या हुआ था। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर आपका डिस्कस कर रखा है कि जो कांग्रेस है और बीजेपी की वोट का शेयर क्या हो रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो ब्लू वाली है वो कांग्रेस है और जो रेड वाली है वो बीजेपी है। तो बिल्कुल शुरुआत में 1984 के अंदर आप देख सकते हो कांग्रेस इतनी ज़्यादा डोमिनेंट थी, उसे इतने ज़्यादा वोट मिलते थे 50% तक। और अब जो इसी समय पर बीजेपी जो है वो बहुत कम शेयर कर रही थी। तो आप देखते जा रहे हो विद टाइम कांग्रेस गिरती जा रही है, बीजेपी उठती जा रही है। और 1998 के अंदर क्या है, ये थोड़ा इक्वल हो जाती है। ठीक है, 1998 के अंदर ये थोड़ा इक्वल हो जाती है। और उसके बाद कांग्रेस थोड़ा रिवाइव करना शुरू करती है। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल गिरावट आ जाती है, फिर रिवाइव करने की कोशिश करती है, थोड़ा ऊपर उठ जाती है। 2004 के जो इलेक्शन है वही वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम कि कैसे कांग्रेस की बनाई हुई यूपीए की सरकार जो है वो 2004 के अंदर बनेगी। अब 2004 मैं कैसे याद रखूँगी, 2003 में मैं हूँ, मेरे 1 साल बाद, है ना। तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो, आपका शायद 2004 में हो तो आपका ही जब बर्थडे फर्स्ट
मतलब ज़ीरो वाला स्टार्ट होता है, तो वो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, बीजेपी जो है वो थोड़ी सी नीचे को जाती है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है कि इस समय पे बहुत आसपास चल रही होती है कांग्रेस और बीजेपी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है ना कि 86 के बाद बीजेपी ने हिंदुत्व को यूज़ कर करके जो है वो बहुत वोट के शेयर में बढ़ गई थी। अब हम बात करते हैं 2004 के लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में। तो ये था 14th लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। 5 साल बाद क्या होगा, 15th लोकसभा इलेक्शन 2009 में। तो 14 वाला याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है तो 1 आगे लगा के हमने बना लिए 14th लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। अब कांग्रेस को देखा जाए, कांग्रेस और दूसरी पार्टीज़ ने मिलकर एक कोलिजन बनाई थी जिसका नाम था यूपीए। मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अलायंस मीन्स कोलिजन, ठीक है। और इसे सपोर्ट किया था यूपीए ने लेफ्ट फ्रंट पार्टीज़ ने। मैंने आपको लेफ्ट का भी मतलब समझाया था। लेफ्ट पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जो कि मार्केट के, जैसे मार्केट फोर्सेस के खिलाफ हैं, जो गवर्नमेंट के रोल पे ज़्यादा विश्वास रखती हैं, ठीक है, जो कि ऐसे कैपिटलिज्म लिबरलिज्म के खिलाफ वाली पार्टीज़ होती हैं लेफ़्ट पार्टीज़, ठीक है। सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टीज़ को लेफ़्ट पार्टीज़ बोला जाता है। तो यूपीए की सरकार बनी थी लेफ़्ट फ्रंट पार्टीज़ के सहयोग से, और मैंने आपको दिखाया था 2004 के अंदर इनका पार्शियल रिवाइवल हुआ था और कांग्रेस की सरकार बन गई थी 2004 में। मनमोहन सिंह जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, हमने पढ़ा था। अब देखा जाए 2004 में बीजेपी की क्या हालत थी, तो बीजेपी का जो अलायंस है उसे बोलते थे एनडीए। मैंने आपको पहले भी बताया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और बीजेपी जो है वो नहीं बना पाती है, ठीक है। तो अब देखा जाए कि 1990s के बाद सिर्फ 4 मेन जो एक तरह से ग्रुप्स हैं जो लड़ रहे थे, वो कौन कौन से थे, एनडीए, यूपीए, लेफ्ट फ्रंट की पार्टीज़ और कुछ थोड़ी बहुत और पार्टीज़। तो ये 1990s के बाद मेन ग्रुप्स रह गए थे हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। 2004 5 साल जो है अब यूपीए का रूल रहा, फिर 2009 के अंदर फिर यूपीए का रूल रहा, फिर जो मनमोहन सिंह जी हैं वो हमारे पीएम बने 15th लोकसभा इलेक्शन के बारे में बाद में, ठीक है। 2014 तो हम सभी को पता है कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो नरेंद्र मोदी जी के अंडर 2014 में जीत जाती है, यानी कि बीजेपी का जो कोलिजन है वो जीत जाता है। और ये कौन सा वो होता है लोकसभा का इलेक्शन, 16th, ठीक है। यहाँ से याद रखोगे 15th, 4 से 4 याद रखना, फिर उसके बाद अगला 5 साल बाद हुआ, अगला 5 साल बाद हुआ, तो वो काउंटिंग ही है। तो आपने देख लिया 2004 को। अब हम इस न्यू कंसेंसस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा अग्रीमेंट हुआ है। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, यस, हमने बहुत सब कुछ कर लिया है ना। तो ग्रोइंग कंसेंसस, किसके कंसेंसस या किसके एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है। सो देयर वर 4 एलिमेंट्स जिसके बारे में आपको पता है कि कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन चल रहा है पार्टीज़ के बीच में, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कई बार डिस्प्यूट हो रहा है, कॉम्युनल डिस्प्यूट, तो दूसरी पार्टीज़ कांग्रेस के खिलाफ बोल रही हैं। फिर जब गोधरा कांड हो जाता है गुजरात के अंदर, तो बीजेपी के खिलाफ जो पार्टीज़ हैं वो कहती हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, पार्टीज़ के बीच में बहुत सारा कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट है, पर फिर भी सभी पार्टीज़ के अंदर ऐसी 4 बातें थी जो कि सारी पार्टीज़ ऑलमोस्ट अग्री करती थी, ठीक है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहली है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मैंने आपको बताया था, वो 3 चीज़ें, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यानी कि मार्केट को गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन से छोड़ देना, प्राइवेट कर देना चीज़ों को, ग्लोबलाइज कर देना हमारी इकोनॉमी को। तो ये क्या चीज़ें वेस्ट से हमने अडॉप्ट करी। तो ज़्यादातर पार्टीज़ को ऐसा ही लगता था कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई हैं वो हमारी कंट्री को प्रॉस्पेरिटी और एक इकोनॉमिक पावर बना देगी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी एग्रीमेंट है ग्रोइंग कंसेंसस में, NEP। ये क्वेश्चन कब आएगा, कौन सी ईयर्स में, 1990s समथिंग, उसके बाद या थोड़ा सा पहले भी हो सकता है। तो इस टाइम पीरियड में कुछ पूछे कि 4 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, कुछ ऐसे, तो आपको इन सभी में से लिख देने हैं। उसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट। हमने देखा OBCs को रिजर्वेशन मिली थी, बहुत सारी वायलेंस भी हुई थी, ठीक है, प्रोटेस्ट भी हुए थे।
पर ज़्यादातर पार्टीज़ कह रही थी कि हाँ ओबीसीज को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखा जाए इस समय में, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा था, हमने पढ़ा था, तो स्टेट लेवल की जो पार्टीज़ हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल बन चुका था। स्टेट लेवल की कैसे होती हैं, जैसे आप देख लो जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, उनका नेशनल लेवल पे भी रोल आ रहा था, ठीक है। उनके साथ जुड़ के क्या हो रहा था, जो सरकारें बन रही थी, ठीक है, जैसे हमने डीएमके के बारे में पढ़ा था, AIADMK के बारे में, तो ये सारी पार्टीज़ जो हैं काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही थी इन गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा था। और जो आखिरी वाली बात है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा पार्टीज़ रख रही थी। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल रहना, ठीक है। तो आपने देखा कि पार्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली काम कर रही हैं। हमारी कोलिजन में चाहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, ठीक है, फिर भी वो कोलिजन बना रहे थे। तो एग्जाम्पल से समझो, बीजेपी जो है वो हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, ठीक है, पर जो एनडीए की दूसरी पार्टीज़ हैं वो हिंदुत्व को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हैं, ठीक है, पर फिर भी बीजेपी के साथ जुड़ी वो पार्टीज़ और एनडीए की फॉर्मेशन करी है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या है, एक कोलिजन है जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ है और एक बड़ी सी बीजेपी है। बीजेपी हिंदुत्व को फॉलो करती है पर बाकी पार्टीज़ इतना नहीं फॉलो करती, पर फिर भी ये एक साथ तो है ना। तो आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट को कम प्रेफरेंस दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कि हमने सरकार बनानी है। तो आपने ये एग्जाम्पल से समझा देना है। तो ये हो गया आपके 4 एलिमेंट्स, NEP, बैकवर्ड कास्ट, स्टेट लेवल की पार्टीज़ और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कोलिजन बनाते समय, ठीक है। आपके कंक्लूजन में चैप्टर में क्या दे रखा है कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। हम पढ़ते आए हैं जब कांग्रेस डोमिनेंट थी, फिर हमने देखा कैसे कांग्रेस थोड़ी गिरी, फिर रिवाइव करी, काफ़ी कॉम्पिटेंट पॉलिटिक्स चल रही थी, ठीक है, नई नई पार्टीज उभर कर आ रही थी। हमने सारी बुक में ये पढ़ते आए हैं। पॉलिटिकल एजेंडा में पार्टीज़ अपनी पॉवर्टी, गरीबी को, डिस्प्लेसमेंट को और मिनिमम वेजेस को अपना मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांगती थी, ठीक है। लोग प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट वाला चैप्टर शायद आपने ना पढ़ा हो क्योंकि वो 2022 के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। वो शायद अब आने वाला जो न्यू सिलेबस होगा 23 वाले बोर्ड्स के, शायद वो इंक्लूड हो जाए। पॉलिटिकल एजेंडा बन रहा था, पर फिर भी हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक रहेगी, पर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी वो हमें आने वाले समय में ही पता चलेंगी। ये सब कुछ आपकी बुक ने आपको बताया है। अब बात करें, थोड़े से टॉपिक्स आपके रहते हैं जो कि आपको खुद कर लेने हैं। रेफरेंस मटेरियल में आपके ये 2 टॉपिक्स दे रखे हैं, NDA 3 और 4 और इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट गवर्नेंस चैप्टर नंबर 9 के अंडर दे रखे हैं। ये आपको 10 मिनट लगेंगे आपको रीड आउट कर लेने हैं। और ये 3 टॉपिक्स जो आपने मैम से पूछ लेने हैं कि मैम मटेरियल प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं हूँ टीचर्स के कि आई कैन गिव यू अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स जिससे आप ये सब कुछ चीज़ें कवर कर लें। आप अपने मैम से, अपने सर से पूछ सकते हैं। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 जो हमने डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस किया था, उसके अंदर ये 4 टॉपिक दे रखे हैं रेफरेंस में। रेफरेंस का मटेरियल आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये सब कुछ आप एक बार ही रीड आउट कर लेना, ठीक है। हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है चैप्टर में, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखे हैं जो कि आपको एक बार ही रीड करोगे लर्न हो जाएगा। आई होप आपको मेरे से कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प मिली हो। अगर मिली है तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। आई थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई कांट थैंक यू ऑल इनफ कि मुझे ये प्रिविलेज मिली कि आई वॉज एबल टू कनेक्ट विद यू ऑल। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। और आई होप आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। कीप वर्किंग हार्ड एंड यू विल ऑफकोर्स रीच योर एंड गोल ऑफ योर लाइफ। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।